हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CTET के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं। और यह सेट उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि अपना ट्रांसफ़र एक ज़िला से दूसरे ज़िला में करवाना चाहते हैं और हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी के कारण अभी तक वो संभव नहीं हो पाया है। तो आप लोग दोबारा से CTET का एग्ज़ाम दे के अच्छे मार्क्स ला के नई जगह ज्वाइनिंग करके आप वहाँ पे अपना ज़िला का स्थानांतरण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह टीचर जो प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो में शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और BPSC हो सकता है इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी लेके आए। तो चलिए देखते हैं इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच, विविध सोच या फिर द्रव बौद्धिकता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। विविध सोच यानी कि बहुत सारे डायमेंशन से जो भी कुछ हम लोग सोचते हैं उसको हम लोग सृजनात्मकता मानते हैं। जैसे कि सृजनात्मकता से नए विचार का समावेशन होता है और जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। और सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचार के उद्भव से आता है, यानी कि कोई भी एक समस्या है उसके लिए हम कितने सारे पहलू से उसको सोच के सॉल्व करते हैं और जो जितने नए विचार होते हैं, जितने नए डायमेंशन से हम लोग उसको लाते हैं, वो सृजनात्मकता में माना जाता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए व्याकरणिक, ऑप्शन 2 वाक्यात्मक, ऑप्शन 3 विभक्ति विषयक या फिर ऑप्शन 4 ध्वनि संबंधी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजन के नियमों को प्रदर्शित करती है और ध्वनि संबंधित नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत या फिर संस्कृति प्रभावित। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। जब सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होगी तो ऐसी स्थिति को हम लोग भाषा निर्धारित ही कहेंगे। और भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान और अवधारणा को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है किसका? कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का या फिर ऑप्शन 4 अंतर्दृष्टि का। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कलन विधि का। अपने अनुभवों और स्मरण के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उसका जो मरम्मत किया उसको हम लोग कलन विधि के नाम से जानते हैं। और कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के औजार के रूप में किया जाता है। और इस विधि में आकलन, विश्लेषण और तर्क का सहारा लिया जाता है। यानी कि इस विधि में सबसे पहले हम लोग आकलन करते हैं कि समस्या क्या है, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और फिर तर्क का सहारा लेके उसको हम लोग ठीक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वो किस चीज़ का उपयोग करती है? द्वितीयक विस्तारण विधि, द्वितीयक विश्लेषण विधि, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि या फिर कम करने की विधि का। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है और दिव्या इस विधि का उपयोग कर रही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक विश्लेषण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है या फिर लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 लैंगिकता एक सामाजिक
अवतरण है। पुरुष और महिला के रूप में जन्म लेना जैविक कारण होता है, लेकिन जब समाज उसकी भूमिका का निर्धारण करता है, भूमिका इन द सेंस पुरुष यह काम कर सकते हैं और महिला यह काम कर सकती है। जैसे पुरुष भारी सामान को उठा सकते हैं, महिला घर में खाना बना सकती है, सुई में धागा लगा सकती है। जो काम के आधार पर हम निर्धारण कर देते हैं कि यह पुरुष है और यह महिला है, तो यह सामाजिक एक अवतरण है और समाज पुरुष और महिला के लिए एक उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है और यह आनुवांशिक, अंतर्ज्ञानी एवं अंतर्निहित अवतरण नहीं है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ बच्चों के उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है और यह सभी बालकों की शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस चीज़ में? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है और ऐसा करने से अधिगमकर्ताओं में प्रभावी सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है और इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समता और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता या फिर सामाजिक संतुलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, समावेशी शिक्षा, यानी कि यह समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि समावेशी शिक्षा में सबको एक समान और समता के आधार पे एक ही स्कूल में अलग अलग तरह के छात्र को शिक्षा दिया जाता है, यानी कि किसी भी बच्चे को अलग से अलग स्कूल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष कितना ईस्वी में लागू हुआ था? और यह हुआ था 2016 ईस्वी में। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया और यह अधिनियम समान अवसर और पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया है, यानी कि उसको चेंज करके दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया और इस अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। यानी कि ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो अगर किसी बच्चे को विशेष आवश्यकता की ज़रूरत हो तो उनको वो विशेष तरह से ट्रेनिंग दे सके और पढ़ा सके ताकि बच्चों के विकास में अधिक से अधिक सुधार हो, और ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए या फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है और इसके लिए 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार लागू किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हो या नॉर्मल बच्चे हो, सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 2।
नेक्स्ट प्रश्न है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। इसका तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना, किस चीज़ में अंतर्निहित है? संज्ञान बोधन, संज्ञान समायोजन या फिर केंद्रीकरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। संज्ञान बोधन उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है गहन विचार करना, सतर्क होना और संज्ञान सक्षमता का प्रयोग और नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा ही संभव है। और स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे कि योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना, संशोधन करना, संज्ञान बोध में समग्र रूप से अंतर्निहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच या फिर प्रतिक्रियावादी सोच? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सृजनात्मक सोच। यानी कि बच्चे इसमें जो प्राप्त वो सूचना करते हैं उसको अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं और उसको सोच को उसके परिणाम में वो कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जैसे जैसे वे सोचते हैं उनकी सृजनशीलता बढ़ती जाती है और ज्ञान का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, सामान्यीकरण, त्रुटिहीन अनुदेशन या फिर विभेदी अनुदेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, विभेदी अनुदेशन। यानी कि अलग अलग व्यक्तिगत क्षमता और उनकी कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो ये अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत और अन्योन्याश्रित? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। जनजोग के अनुसार संज्ञान और भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों न तो अंतर संबंधित है, न एकीकृत है, न एक दूसरे के मध्य अन्योन्य आश्रित है। और उन्होंने संज्ञान और भाव के बीच संबंध पर जोर देते हुए सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वो शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण या फिर अनुकरण? तो वो अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है, ऑप्शन 1। यानी कि बच्चे जो कार्य पहले से सीखे हुए हैं, शिक्षक उसका प्रदर्शन कर बच्चों को अवलोकन करना सिखा रहे हैं। और अवलोकन विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है और अवलोकन शिक्षण विधि में गलतियां होने की संभावना कम होती है और आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? सतर्क, निर्वर्तमान, निरंकुश या फिर चौकस? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सतर्क। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल है और किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है और सतर्कतापूर्वक लिया गया निर्णय सार्थक माना जाता है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सौंदर्य बोध, अमूर्त, तार्किक या सृजनात्मक? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, तार्किक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। यानी कि ड्रिल और अभ्यास कार्य में बच्चे मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और यह स्वयं करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है और ऐसे माहौल में बच्चा स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4,
गतिबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। अब बच्चों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करना स्कूल का दायित्व है और स्कूल में शिक्षक बच्चों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शित करते हैं? समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुपूरता का या समूह की पहचान का? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, समूह की पहचान का। जब हम लोग किसी भी समूह में जुड़ के एक जैसे पोशाक धारण करते हैं तो इससे समूह की विशेष पहचान हो जाती है और इससे समूह में आज्ञाकारिता, समूह निर्देश अनुपालन, समूह की अनुपूरता का प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि समूह की पहचान पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? तो यह बच्चों के संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष का है, उसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है? तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है और इसमें शिक्षा का विकास संबंधित विभिन्न तकनीक और रणनीतियों को अपनाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या फिर 12 से 18। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 18 से 24, यानी कि 1.5 से 2 साल के बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी जाती है बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा या फिर गैल्टन के द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा बिने के द्वारा दी गई थी। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।